जैसा कि पिछले दिनों मैंने पोस्ट भी किया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण या कहा जाए कि काला कानून हमारे बीच आने वाला, जिसमें पूरे देश भर के लोगों को काफी घाटा होने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे देश के आदिवासियों को इस काले कानून में संशोधन हुआ है, इससे बहुत बड़ा घाटा होने की संभावना है। इसलिए पूर्वानुमान के तौर पे मैं सोची कि आप लोगों को कुछ जानकारियां दे दूं। जैसे कि वर्तमान में अभी हम देखेंगे कि जेलों में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग काफी भरे हुए हैं, बहुत ही गरीब लोग भरे हुए हैं, जिनको जमानत के लिए जिनके पास पैसे भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। और जानकारी के अभाव में जहां चोरी, छोटी मोटी जो चीजें हैं, अपराधी हैं, जैसे चोरी की मात्र 6 महीने की सजा होती है, कुछ जुर्माना लगता है, लेकिन हमारे लोगों को इतना भी पता नहीं है कि हम अगर चोरी का गुनाह कबूल कर ले कोर्ट के सामने तो 6 महीने के अंदर में हमको फ्री कर दिया जाएगा। और बकायदा ट्रायल के लिए हम 6 महीने से ज्यादा का वेट करते रहते हैं, समय बीत जाता है और हमारा जमानत भी नहीं होता है। तो वर्तमान के समय की बात अगर हम करें तो अभी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों में संशोधन लाया गया है और वर्तमान के समय में आईपीसी, सीआरपीसी या कहा जाए हमारा जो पुलिस व्यवस्था की बात कर ले, जो कानून की व्यवस्था की बात कर ले, अभी जब कोई व्यक्ति अगर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, किसी गुनाह इस पे आरोप लगता है, पकड़ा जाता है, जैसे कि आज ही आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब थे और हेमंत सोरेन, उनको जमानत हुई है, लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो गिरफ्तारी होने के बाद में काफी लोगों ने मीडिया में ऐसा रिप्रेजेंट किया जैसे कि वो बहुत बड़े गुनहगार हैं। लेकिन सीधी सीधी कोर्ट की नजर में कहा जाए, हमारे सामान्य लोग के साथ में हमारे नेता मंत्री, बुद्धिजीवी या कहा जाए कि प्रेस मीडिया भी इस बात को समझती नहीं है कि जहां पे किसी व्यक्ति को जब आरोपित किया जाता है तो आरोपित करने के बाद में वो सिर्फ आरोपी कहलाया जाता है और 3 महीने के लिए उसको जुडिशियल कस्टडी में, कोर्ट की बकायदा परमिशन के साथ में जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, ताकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार है, इसका मतलब ये है कि संबंधित व्यक्ति जिस पे आरोप लगा हुआ है, एफआईआर कटी है, उसको वो क्या है कि उस पे आरोप साबित हो भी सकता है और नहीं भी साबित हो सकता है। तो 3 महीने उनको जो जेल में रखा जाता है, मिनिमम 3 महीने, इसका मतलब ये होता है कि पुलिस की जो कार्रवाई होती है, जो साक्ष्य वो ढूंढते हैं, सबूत ढूंढते हैं, इनमें संबंधित व्यक्ति किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना करे, इसलिए उनको 3 महीने कोर्ट के निगाहों के और जज की परमिशन के साथ में जेल में सुरक्षित रखा जाता है। वो आरोपी होता है, गुनहगार नहीं होता है। लेकिन हमारे लोगों को कानूनी प्रक्रिया समझा जाए या फिर कहा जाए आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में, साक्ष्य अधिनियम के बारे में नॉलेज भी नहीं है, जहां लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्तमान के समय में इस पे संशोधन लाया गया है, जो कि बहुत बड़ा इसका दुष्प्रभाव मेरे को दिखाई दे रहा है। चूंकि कहा जाए कि पूर्वानुमान मुझे हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर हम वर्ष 1971 की बात करें, ठीक है, कांग्रेस की सरकार रही थी और उस समय पे आंतरिक सुरक्षा कानून के नाम पे, नीसा कानून के नाम पे एक एक्ट लाया गया था। उसके बाद टाडा आया, पोटा आया, जिसके अनुसार क्या था कि किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करके, या फिर कोई होता है कि राजनीतिक शिकार या के तहत किसी व्यक्ति को उसमें सुरक्षा के नाम पे जेलों में डाल दिया जाता था। इसका बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिला था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपातकाल भी लगा था, इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी जी पे आरोप लगा था, या फिर कहा जाए कांग्रेस पे आरोप लगा था, जैसे कि अभी ईवीएम मशीन घोटाला पे आरोप लगते रहते हैं भाजपा सरकार पे। ठीक वैसे ही उस समय पे बैलेट पेपर पे भी आरोप लगा था कि उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और इस प्रकार से जो चुनाव प्रक्रिया के बाद में जो जीत हासिल हुई थी, उस पे कोर्ट ने प्रक्रिया करके उस पर रोक लगा दी थी और 6 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से मना भी कर दिया गया था। और इस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि आपातकाल घोषित कर दिया था 2 साल के लिए। और इसी बीच में जो बड़े बड़े मुख्य नेता थे, इनको चुन चुन के जेल में डाला गया, नसबंदी कार्यक्रम चलाया गया, लोगों को पकड़ पकड़ नसबंदी कराया गया। बहुत सारे ऐसे मैटर थे जिसकी वजह से कांग्रेस की सत्ता गई। लेकिन उस समय की जो बात थी, मैं सीधे सीधे बता रही हूँ कि जो चुनाव प्रक्रिया है, इस पे सवाल उठा था, जो बैलेट पेपर पे सवाल उठा था कि वो प्रक्रिया बिल्कुल गलत है और इस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता उस समय पे चली गई थी। वर्तमान के समय में भी इस बात को हम देखते हैं, मतलब कि जैसा मैं सीधे सीधे कहती हूँ कि कांग्रेस और भाजपा
ये जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सीखते हुए काम कर रही है। कहा जाए कि कांग्रेस ने पहले ये काम किया था और कहीं ना कहीं भाजपा जो है इसका बदला ले रही है, इस तरह का काम करती है। तो वर्तमान के समय में जैसे उस समय पे 1971 से लेके आपका समझ लीजिए अगर मैक्सिमम दिया जाए 85 के अंदर में इतने सारे मतलब कि उतार चढ़ाव भारतीय राजनीति में देखने को मिला था, जिसमें किसी भी नेता को जैसा लगता था, सरकार को लगता था कि कोई हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जिनसे हमको खतरा है, उनको आतंकवादी घोषित करके या फिर सुरक्षा के नाम पे उनको मनमाने तरीके से जेल में डाला गया था। तो उस समय की प्रक्रिया क्या थी कि 3 महीने तक, जैसा कि अभी वर्तमान में भी प्रक्रिया है कि 3 महीने के बाद चार्जशीट फाइल होने के बाद में आपको जमानत मिल जाती है। तो आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत 3 महीने के बाद में आपको जमानत मिल जाती थी। लेकिन वर्तमान के समय में जो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी, ठीक है, जो दंड प्रक्रिया संहिता है और साक्ष्य अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है, इसलिए ये संशोधन क्यों किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्तमान में पिछले 2016 से लेकर अभी तक आप लोग देखे होंगे कि भाजपा सरकार के समय में काफी सारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कहा जाए देशद्रोही बताकर जेल में डाला गया। जो सेक्शन होता है आईपीसी का 124A, इसका काफी दुरुपयोग किया गया था, हमारे ऊपर भी लगा था और राजद्रोह का, देशद्रोह का गुनाह मतलब कि कहा जाए कि आरोप लगा हुआ था। साबित तो बाद में होता है, लेकिन आरोप जिस समय पे लगा था, इस तरह से पूरे देश भर में जो भी उस समय की सरकार को, तत्कालीन सरकार को लगता था कि जो भी हमारे कहा जाए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, इनको 124A का मनमाना दुरुपयोग करके जेलों में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया और सीधे सीधे उनको ऑर्डर दिया, ठीक है, भाजपा की सरकार को, केंद्र सरकार को ऑर्डर दिया कि आईपीसी का सेक्शन 124A को हटाइए, क्योंकि ये जो देशद्रोह का कानून था ये अंग्रेज के समय में दमनकारी नीति के रूप में लाया गया था और वर्तमान के समय में इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपका जब जिस समय पे कहा जाए कि एक देशद्रोह का कानून हो गया या फिर जो आतंकवादी घोषित करके जो मतलब कि जो प्रक्रिया जो होती है, जो देश विरोधी ताकतें होती है, तो इनके भी संशोधन करके संविधान के में चूंकि इनका मनमाना दुरुपयोग होता था, तो संविधान संशोधन भी हुआ, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्तमान के समय में 124A हटाने के लिए, देशद्रोह का कानून हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इसको हटाइए, क्योंकि ये अंग्रेज के समय का मनमाना कानून के तहत इसका इस्तेमाल होता था। तब जाके आईपीसी सीआरपीसी में 124A को हटाने के नाम पे इसका संशोधन किया गया। लेकिन पिछले समय में जो आतंकवादी घोषित करके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को कहा जाए कि जो दबाने के लिए जेलों में डालने की जो प्रक्रिया को संशोधन किया गया था, गलत बता के उसी को वापस फिर से डाला जा रहा है। मतलब कान इधर से पकड़िए, कान उधर से पकड़िए, बात बराबर होगी। कांग्रेस के समय में जो हुआ था, टाडा पोटा करके मीसा कानून के नाम पे जो कहा जाए कि विनाशकारी जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला गया था। वर्तमान में आईपीसी सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करके वर्तमान के समय भी यही है कि किसी को भी आतंकवादी अगर मतलब कि प्रशासन को लगता है, अगर सरकारों को लगता है कि संबंधित व्यक्ति जो है ये किसी आतंकवादी विरोधी में लिप्त है, ठीक है, तो शक के आधार पे वर्तमान के समय में क्या है कि पूरी तरह से आईपीसी सीआरपीसी में अभी तक में क्या होता था कि कोई भी अगर आरोप आप पे लग रहा है तो पुलिस तो पूरी मतलब कि इससे जांच करती थी, तब जाके गिरफ्तार करती थी। लेकिन वर्तमान के समय में ये जो आईपीसी सीआरपीसी में जो संशोधन हो रहा है, साक्ष्य अधिनियम में जो संशोधन हो रहा है, इसके अनुसार क्या है कि शक के बिना पे आप वो सबूत नहीं देखेंगे, वो कोई एविडेंस नहीं देखेंगे, शक के बिना पे किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंदिरा गांधी सरकार के समय में 71 से लेके बाद में आपातकाल तक में जो जिस तरह का मनमाना कानून का इस्तेमाल करके लोगों को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जेलों में भरा गया, उनको जेलों में डाला गया, लेकिन उस समय पे 3 महीने पे उनका निकाल हो जाता था। वर्तमान के समय में 1 साल तक आपको जमानत नहीं मिलेगी। इस कानून का बहुत ही दुरुपयोग किया जाएगा। बाकी देश भर के जो आम जनता को तो इसका नुकसान झेलना होगा ही, लेकिन मैं सीधे सीधे बता दे रही हूँ कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों को, चूंकि उनको पता ही नहीं है कि चोरी की सजा होती है 6 महीना, और 6 महीना की सजा पाने के लिए वो क्या है कि ट्रायल के लिए वो 2 साल 3 साल तक जेल में इंतजार करते रह जाते हैं। जबकि उनको बस करना इतना है कि अगर वो कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर ले, अगर ना भी किया हो तो चोरी के लिए एक्सेप्ट भी कर ले कि हाँ हमने चोरी किया, तो 6 महीना के अंदर उनको जेल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अपना मतलब की प्रक्रिया का इंतजार करते करते वो काफी लंबा समय लगाते हैं। तो कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया ऐसे भी काफी लंबी है
और वर्तमान के समय में न्यायपालिका के पास में काफी केस लंबित है, बावजूद उसके वर्तमान के समय में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम में जो इस तरह के संशोधन लाए जा रहे हैं, मुझे शक है कि इसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया जाएगा। हमारे लोगों को, खासकर आदिवासी समुदाय के लोगों को भर भर के जेल में डाला जाएगा। तो वर्तमान के समय में आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जैसे कांग्रेस ने 71 और उसके बाद में आपातकाल बदली कार्यक्रम, या फिर कहा जाए कि नेता अटल बिहारी वाजपेयी या फिर अन्य जो मुख्य नेता है, इनको जेल में डालकर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खड़ा होने नहीं दिया था। वर्तमान के समय में कहा जाए कि वर्तमान पे जो केंद्र सरकार ने जो कानून लाया है, और इस कानून को लाने के लिए कहा जाए कि जैसे विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनको संसद भवन से बाहर निकाल दिया गया, मतलब लोकतंत्र का तो कहीं पे कोई भी प्रक्रिया रहा ही नहीं। इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम मानते हैं। सड़क पे आंदोलन करते तो सड़क पे केस लगाते हैं, संसद में जाते संसद में बोलने की जगह पे आप मनमाने तरीके से बहुमत ला के आप वहां पे, या फिर कहा जाए कि संसद से बाहर करके किसी तरीके से आप अपना मनमाना कानून वहां पे लेके आते, और हमारी आम जनता इतनी, मतलब कहा जाए कि बौद्धिक रूप से इतनी गुलाम हो चुकी है कि आम जनता के पास में लोकतंत्र के अनुसार पावर है। ठीक है, जब कोई बिल लेके आया जाता है तो बिल लाने पे उस पे क्या होता है कि कोई संशोधन आ रहा है, संविधान संशोधन आ रहा है, किसी कानून को बनने के लिए बिल लाया जा रहा है, तो आपके पास में लोकतांत्रिक, चूंकि आपका एक वोट गया है तो आपके पास में ये पावर है कि आप उस एक्ट के बनने के पहले आप उसको जमीन पे, ग्राउंड पे कहा जाए विरोध धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक तरीके से, शांतिपूर्वक विरोध धरना प्रदर्शन करके आप उसको रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान के समय में ये आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम जो बनने जा रहा है 1 जुलाई से वो लागू हो भी जाएगा, वो एक्ट बन चुका है कथित तौर पे। तो मेरा ये कहना है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पे इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जागरूक होइए और इस पे रोक लगाइए, अन्यथा जो विनाशकारी जो सिचुएशन आने वाली है, मेरे को तो सोच के भी बहुत मतलब कपकपी आती है। और फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है और आप लोग मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, और जो हमारे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक के पीछे ही पड़े रहेंगे, मैं सीधे सीधे बता देना चाहती हूँ कि ये संशोधन आने के पहले कांग्रेस ने, या फिर कहा जाए कि विपक्षी दल के नेता वहां पे उन्होंने विरोध किया था इस कानून का, लेकिन उनको संसद भवन से बाहर निकाल दिया गया था। तो इस प्रकार से 1 जुलाई 2024 से ये एक्ट तो बन जाएगा या फिर लागू हो जाएगा, लेकिन इसके दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए आगामी समय में जो मेरे को दिख रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, आह्वान करूंगी, तो आप लोग प्लीज हमारा साथ दीजिए इसमें। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। जोहार।